My dear friends, once again I welcome to all of you. Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, in this class, in this video, we will discuss about the calculation of rank order correlation coefficient or calculation of Spearman correlation coefficient for the tied score. प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा था, इसके पहले जो कक्षा थी, उस कक्षा में हम लोगों ने स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना कैसे करेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। हम लोग जो है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट या श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करना हम लोग सीखे थे। परंतु दोस्तों, उस समय जो हम लोगों ने सीखा था, तो वहाँ पर कोई भी प्राप्तांक ऐसा नहीं था जहां पे समान प्राप्तांक हो या किसी प्राप्तांक की पुनरावृत्ति हो रही हो। परंतु दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहां पे प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति हो अर्थात टाइड स्कोर्स हो, तो वहां पर हम सहसंबंध गुणांक कैसे निकालेंगे, इसी को हम लोग आज की इस कक्षा में सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से उपलब्ध हो जाए, समय से मिल जाए और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द टाइड स्कोर या समान प्राप्तांक या पुनरावृत्ति प्राप्तांक के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते समय कभी कभी किसी चर या दोनों चरों के कुछ प्राप्तांकों का मान एक समान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी अंक की पुनरावृत्ति 2 बार या अधिक बार हुई हो, अर्थात एक ही अंक 2 या 3 बार बच्चों को प्राप्त हुए हैं, तब हम कैसे निकालेंगे, इसी को हम लोगों को सीखना। अर्थात जब हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक निकालना हो, परंतु कभी कभी जो है किसी एक चर के या दोनों चरों के कुछ प्राप्तांक जो है क्या होते हैं, टाइड हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, या किसी एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति से अभिप्राय है कि रिपीटेशन होता है, एक ही प्राप्तांक कई छात्रों को मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट या श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करेंगे, उसी को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे किसी अंक की पुनरावृत्ति हो या कोई अंक 2 या 2 से अधिक बार आया हो, तो हम जो है निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं या निम्नलिखित स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से स्टेप विद्यार्थियों देख लेते हैं कि सबसे पहले सभी प्राप्तांक को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करके अस्थायी क्रम दे देते हैं। फिर विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले वाले वीडियो में कि जो भी स्कोर्स होते हैं उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको वही काम करना है कि उनको हमें डिक्रीजिंग अरेंज करते हुए एक अस्थायी क्रम दे देना है। फिर विद्यार्थियों, अगला जो पॉइंट आएगा वो महत्वपूर्ण है कि जब हम अस्थायी क्रम सभी प्राप्तांकों को दे देंगे, उसके बाद जो समान प्राप्तांक होंगे, जो टाइड स्कोर होंगे, उन टाइड स्कोर्स को जो प्राप्तांक मिले होंगे उसका हम औसत निकाल लेंगे या एवरेज निकाल लेंगे। दोस्तों, एवरेज निकालेंगे या औसत निकालेंगे। जो एवरेज प्राप्तांक या औसत प्राप्तांक होगा, फिर वही प्राप्तांक हम उन जो है समान प्राप्तांकों को वही रैंक हम लोग अलॉट कर देते हैं। अर्थात सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए जो समान प्राप्तांकों के औसत होते हैं, वही अंक हम रैंक के रूप में उनको प्रदान कर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे स्पष्ट हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उन प्राप्तांकों को एक अस्थायी क्रम दे देंगे अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर या उनके आकार के अनुसार। फिर ऐसे प्राप्तांक जो कि समान प्राप्तांक हैं, जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, उनको जो
ऑर्डर मिला है, जो रैंक मिला है, उस रैंक का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे या औसत निकाल लेंगे और फिर उसी औसत मान को, उसी एवरेज वैल्यू को हम उनके रैंक के रूप में उनको अलॉट कर देंगे और फिर हम सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। दोस्तों इसको एक उदाहरण से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक निकालने का कि रो बराबर 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन विद इन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1, जहाँ पे समेशन डी स्क्वायर है क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग और एन है कुल छात्रों की संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग जो है चलते हैं एक स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक या रो की गणना करते हैं। और यह केस ऐसा होगा जहाँ पे जो स्कोर है, जो प्राप्तांक है, उनकी पुनरावृत्ति हुई है या 2 से अधिक प्राप्तांक समान होंगे, या वे उनको हम लोग कह सकते हैं कि जो स्कोर है वो टाइड स्कोर है। तो टाइड स्कोर की कंडीशन हम कैसे गणना करेंगे देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों प्रश्न है कि छात्रों के हिंदी तथा इतिहास परीक्षणों पर सारणी में दिए गए प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए, जिसके लिए हिंदी के प्राप्तांक हैं 22, 26, 16, 28, 30, 12, 18, 10, 26 और 24, जबकि जो इतिहास के प्राप्तांक हैं प्रिय विद्यार्थियों वो है 20, 25, 10, 29, 28, 16, 22, 25, 12 और 26। प्रिय विद्यार्थी, ये जो सवाल है, यह जो प्रश्न है, इसमें यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो हिंदी का प्राप्तांक है 26, ये जो है टाइड है, जबकि इतिहास के प्राप्तांक को यदि हम लोग देखें तो जो इतिहास का प्राप्तांक है 25, ये टाइड है। तो अर्थात यह जो प्रश्न है, यह जो केस है, ये टाइड स्कोर का है, पुनरावृत्ति वाले प्रश्नों का यह केस है। तो चलिए दोस्तों कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इनको इनकी आकार के अनुसार इनको हम एक नंबर प्रदान कर देंगे, या इनको जो है हम लोग इनके आकार के अनुसार डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, इनको हम एक रैंक प्रदान कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हिंदी का प्राप्तांक लिख लिया, छात्रों की संख्या लिख ली, और छात्र चूंकि 10 है इसलिए हमारा एन भी 10 हो गया। फिर इतिहास के प्राप्तांक को हम लोगों ने क्वेश्चन से उतार लिया। इतना तो प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न में दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, अर्थात एन दिया हुआ 10, हिंदी के प्राप्तांक दिए और इतिहास के प्राप्तांक दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी के प्राप्तांक को x मान लेंगे और इतिहास के प्राप्तांक को y मान लेंगे, और इसी के अनुसार हम लोग rx या x की रैंकिंग करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों चलिए देखते हैं कि इसमें जो है सबसे हाईएस्ट कौन है। सबसे हाईएस्ट है 26, तो 26 को हमने सबसे हाईएस्ट प्रिय विद्यार्थियों है 30 है, तो 30 को हमने फर्स्ट रैंक दे दिया। इसके बाद है 28, तो 28 को हमने 2 रैंक दे दिया। और फिर विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे कि जो 26 है 26, ये 2 जगह पे अर्थात 2 ये कॉमन है, तो परंतु यहाँ पे हमको एक अस्थायी क्रम देना है। तो अस्थायी क्रम देने में 1, 2 के बाद 3 आएगा और 4 आएगा, तो हम उनको 3 और 4 अलॉट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे अंक मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों फिर आगे देखिए, हमने 26 दोनों 26 को 3 और 4 अंक दे दिया। अब इसके बाद जो है इससे कम कौन सा है, तो इससे कम विद्यार्थियों हम लोग देखेंगे तो 24 है, तो 24 को कौन सा नंबर मिलेगा, 4 के बाद वाला 5 मिलेगा। फिर उसके बाद 24 से कम कौन है, तो 22 है, तो उसको क्या मिल गया, 6 रैंक मिल गया। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों देखिए 22 को 6 मिल गया, फिर 22 के बाद 18 है तो इसको 7 मिल गया। 18 के बाद जो है 12 है, 18 के बाद प्रिय विद्यार्थियों कौन सा है, 16 है तो उनको 8 मिल गया, और फिर 12 है तो 9 मिल गया, और लास्ट में जो सबसे छोटा प्राप्तांक हो 10 है उसको हमने 10 रैंक दे दिया। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राप्तांक जो है, जो सबसे छोटा प्राप्तांक है उसी का जो है रैंक भी सबसे कम होता है, अर्थात जो रैंकिंग में जो सबसे लास्ट रैंक मिलेगा वो वही रैंक होगा जो कि सबसे छोटा प्राप्तांक होगा। चलिए विद्यार्थी, ये तो हो गया RX है हिंदी प्राप्तांक के लिए रैंकिंग। इसीलिए हम लोग इसी तरह से हम लोग जो है अब यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों जो कॉमन रैंक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब असली चरण आ जाता है कि जो कॉमन रैंक है, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ये टाइड स्कोर्स के लिए जो रैंक मिला हुआ है,
जो कॉमन स्कोर हैं, टाइड स्कोर हैं 26-26, इनके लिए जो हमको रैंक मिला है, एक मिला है 3 और एक मिला है 4। तो प्रिय विद्यार्थियों हम क्या करेंगे कि इस 3 और 4 का एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 3 + 4/2, तो क्या हो जाएगा 7/2 और इक्वल टू 3.5। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो 3 और 4 रैंक है, इसकी जगह में क्या हो जाएगा रंग 3.5 और 3.5। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों इसको हम लोग रैंक, फाइनल रैंक RX के लिए दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे जो RX है उसको रैंकिंग मिल गई है। जो टाइड स्कोर्स थे 26 और 26, उसके लिए क्या हो गया 3.5 और 3.5 रैंक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो Y है या इतिहास के प्राप्तांक हैं Y, इसके लिए रैंक देख लीजिए। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों, 29, तो 29 को 1, फिर 28 को 2, फिर उससे कम कौन सा है 26, 26 को 3, फिर उससे कम कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों 25, और 25 क्या है टाइड स्कोर है। यहाँ पे इस 25 की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे 3 के बाद कौन सा अंक मिलेगा 4 और 5, और इसी के बाद जो है इसी अनुसार जो है हम लोग आगे भी जो है उसको रैंक दे देंगे। तो 25 के बाद कौन सा अंक आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 25 के बाद आएगा 22, तो 22 को 6, उसके बाद आएगा 20 तो उसको 7, फिर जो है प्रिय विद्यार्थियों 16 तो उसको 8, और फिर उसके बाद जो है 12 तो 9, और लास्ट में हमारा जो प्राप्तांक है वो है 10 को हम लोग 10 रैंक दे देंगे। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा यन होता है वही जो है लास्ट जो प्राप्तांक होता है उसका रैंक होता है। चाहे हम RY के केस में देखें तो 10th रैंक है, और RX के केस में भी देखेंगे तो 10th रैंक है। ये कौन सा रैंक है, ये वही रैंक है जो कि हमारा यन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया कि जो लास्ट जो सबसे छोटा प्राप्तांक होगा उसको वही रैंक मिलता है जो कि यन होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों अब हम लोग RY के केस में देखें तो जो टाइड स्कोर है 25, इसको जो रैंक अलॉट हुआ है जो कि अस्थायी रैंक है, एक है 4 और एक है 5। तो हमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो फाइनल रैंक देने के लिए इसका हमें औसत निकाल लेना। तो निकाल लीजिए 4 + 5/2, इट मीन्स 9/2 इज इक्वल टू 4.5। तो इसका मतलब ये होगा 4.5, और इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4.5। तो ये जो इसके 4.5 होंगे यही इसके फाइनल रैंक कहलाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे फाइनल रैंक अलॉट हो गया। जो अब देख लीजिए यहाँ पर जो हिंदी के प्राप्तांक थे 26, इसके लिए जो औसत हमारा रैंक आया 3.5, इसीलिए जो इतिहास का प्राप्तांक था 25, इसके लिए जो हमारा रैंक आया दैट इज 4.5 और 4.5। अब प्रिय विद्यार्थियों RX मिल गया, RY मिल गया, तो हम लोग क्या कर निकाल लेंगे D निकाल लेंगे। D के लिए हम क्या करेंगे RX - RY कर देंगे। तो इस केस में देखिए यहाँ पे 6 - 7 हो जाएगा, 7 - 6 तो 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 10 - 8 तो 2 आ जाएगा, 2 - 1 1, 2 - 1 1। इसी तरह से हम लोग अंतर जो होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिय विद्यार्थियों जब हम लोग बात करेंगे 8वें छात्र संख्या की, 8वें छात्र की, तो यहाँ पे RX और RY के बीच में प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर जो है RX और RY के बीच में 10 - 4.5 अर्थात 5.5 आएगा। इसी तरह 9वां जो छात्र है इसके लिए भी 9 - 3.5 हो जाएगा, तो ये भी जो है 5.5 आएगा। तो प्रिय विद्यार्थी इस तरह से हमारा D निकल गया, डिफरेंस निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे D²। तो इसी के आधार पर D² निकाल लीजिए। 1 का 1 यहाँ पे देखिए एकदम आसानी से निकल गया, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, 1 का, और 5.5 का 30.25, 5.5 का 30.25, टोटल इतना आ गया। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अभी देखिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रैंक निकाल लिया, उसके बाद डिफरेंस निकाल लिया, और उसके बाद हम लोगों ने D² निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, समेशन D²। तो समेशन D² के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जोड़ देना होगा, इसका योग कर देना होगा। तो इसका जब योग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो इसका जो योग आएगा वो आएगा 71.50, अर्थात समेशन D² हमारा आ गया 71.50। चलिए अब दोस्तों सब सारे वैल्यूज निकल गए। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो हमारा जो फार्मूला कह रहा है कि रो बराबर 1 - 6 समेशन D² n विदिन ब्रैकेट n² - 1। तो जहां हमारे पास समेशन D² की वैल्यू है 71.5 और n की वैल्यू है 10।
n कितना है हमारा 10, अर्थात छात्रों की संख्या कितनी है 10। तो इन n का मान और समेशन डी स्क्वायर का मान हम लोग फार्मूले में रखते हैं और फिर देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा फार्मूले में रखने पे 1 - 6 × 71.50 डिवाइडेड बाई 10 विद इन ब्रैकेट 10 स्क्वायर -1। फिर जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 - 429/990। अब 429 को हम लोग 990 से डिवाइड कर देंगे तो प्रिय विद्यार्थियों तो क्या आ जाएगा, 490 को डिवाइड करने के उपरांत दोस्तों 0.43 आया, और जब 0.43 आ जाएगा तो रो बराबर 1 - 0.43। तो 1 में से 0.43 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू 0.57। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से रो का मान आ गया 0.57, और यही हमारा आंसर है कि स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आया, +0.57। और इसका यदि हम लोग इसके डिस्क्राइब करेंगे तो कहेंगे कि जो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट है या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक है वो क्या है, परिमित है या सामान्य धनात्मक सहसंबंध गुणांक है। इट इज़ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्यों, क्योंकि प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे जो वैल्यू आई है रो की वो धनात्मक में आई है और क्या आई है 0.57। तो 0.57 कैसा होता है, एक मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या परिमित या सामान्य धनात्मक सहसंबंध होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम लोग टाइड स्कोर के केस में जो है गणना कर सकते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की। हमको ध्यान क्या देना है कि पहले जो टाइड स्कोर्स हैं या पुनरावृत्ति के प्राप्तांक हैं उनको एक अस्थायी क्रमांक दे देना है, और अस्थायी क्रमांक देने के बाद, अस्थायी रैंक देने के बाद फिर जो भी रैंक उनको अलॉट हुआ है उसका हमें एवरेज निकाल लेना है, और वही एवरेज उनका फाइनल रैंक होगा। और उसी रैंक को देने के उपरांत हमको डी निकाल लेना है, डी स्क्वायर निकाल लेना, और फार्मूले का प्रयोग करके हमको रो का मान आराम से हम निकाल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है पूरी तरह से सीख गए कि टाइड स्कोर के केस में हम कैसे रो या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान निकालेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए एक होमवर्क है जहां पे 10 छात्रों के गणित तथा विज्ञान परीक्षणों को सारणी में दिया गया है। इनके बीच में आपको रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो गणित का प्राप्तांक है और विज्ञान का प्राप्तांक है, यहाँ पे कुछ केस जो है टाइड है। जैसे यहाँ पे देखिए 36 जो है गणित वाले में टाइड स्कोर है, और इसी तरह विज्ञान के प्राप्तांक पे आप देखिए तो 40 यहाँ पे ये 40 जो है 40 जो है ये भी जो है टाइड स्कोर है, 40 की पुनरावृत्ति हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, इसको सॉल्व करने के लिए वही आप प्रक्रिया अपनाइएगा कि सभी जितने भी प्राप्तांक हैं सबको जो है पहले एक अस्थायी क्रम दीजिए, फिर जो टाइड स्कोर या पुनरावृत्ति वाले प्राप्तांक हैं उनका जो भी स्कोर है, जो भी रैंक है उसको आप जो है एवरेज उसका निकाल दीजिए। तो जो एवरेज निकालने के बाद जो रैंक आएगा वही उसका फाइनल रैंक होगा, और फिर उसके आधार पे आप डी निकालिए डिफरेंस, फिर समेशन डी स्क्वायर निकालिए, और उसके बाद समेशन डी स्क्वायर निकालिए, और फिर जो है इसका मान जो है इसके फार्मूले में रख दीजिए कि रो इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 6 समेशन डी स्क्वायर बाई n विद इन ब्रैकेट n स्क्वायर -1। इस फार्मूले में रख करके हम लोग जो है आराम से रो का मान निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रिय विद्यार्थियों ये जो आपका होमवर्क है इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में जा करके आप आंसर को दीजिए, और आपका आंसर सही है या गलत है आपको बताया जाएगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन को लगाइए, आप होमवर्क को लगाइए, और इसका उत्तर जो है कमेंट के रूप में आप बताइए कि तो हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स टू ऑल ऑफ